हाँ, तो हम आगे देखेंगे कि व्यापार से युद्ध तक कि किस प्रकार से 18वीं सदी में व्यापार के लिए आए और युद्ध किए, फिर धीरे धीरे अपना सत्ता स्थापित किया। तो हम आगे देखते हैं कि 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफी बढ़ गया था। मतलब जो कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और बंगाल के जो नवाब थे उस समय, नवाब हम अभी ऊपर पढ़े थे, ठीक है, जो नवाब थे उस समय, उनके बीच काफी अनबन हो गया था, क्योंकि समय समय पे उन्हें टैक्स नहीं जाता था। ठीक है, ये था मुर्शिद कुली खां। कौन थे नवाब वहां के? मुर्शिद कुली खां। तो हुआ कुछ यूं कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मतलब जब औरंगजेब की मृत्यु हो गया, तो जो भी छोटे छोटे क्षेत्रीय पार्टियां थी, ताकतें थी, वो अपना अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश कर रहे थे। मुर्शिद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां, ध्यान रखिएगा। तो मुर्शिद कुली खां के बाद अगला शासक कौन हुआ? अलीवर्दी खान। और उसके बाद सिराजुद्दौला, है ना, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट आएगा, सिराजुद्दौला बारे में पढ़ेंगे आगे। उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। मतलब अब देखिए, कंपनी को किसी प्रकार का छूट देने से ये लोग साफ मना कर दिए। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराना मांगे। बोले अगर आपको बंगाल में व्यापार करना है तो उसके बदले में आपको क्या देना पड़ेगा? नजराना, टैक्स देना पड़ेगा। उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया गया। मतलब समझ जाइए कि ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि हम अपना सिक्का बनाए, पर उसे अधिकार नहीं मिला, और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया गया। मतलब वो किलाबंदी नहीं कर सकेगी, जिससे ज्यादा वस्तुओं को जमा करके, है ना, रख नहीं पाएंगे। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलीलें दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही थी। स्पष्ट कर दिया कि सिर्फ उनकी वजह से बंगाल सरकार के राजस्व वसूली में कमी आती जा रही थी, और नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही थी। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी। मतलब कंपनी जब टैक्स चुकाने के लिए तैयार नहीं था, तो अफसर ने उनके खिलाफ अपमानजनक चिट्ठियां लिखी। नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया, है ना। तो कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारों की बेतुकी मांगे से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी। कंपनी को पता था, और वहाँ के छोटे छोटे जो राजा थे, नवाब थे, उन्हें पता था कि अगर अंग्रेज व्यापार बढ़ाएंगे, इसके लिए वो अपनी आबादी भी बढ़ाएंगे। उन्हें गांव खरीदने होंगे और किले का निर्माण करना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकराव के विपरीत प्लासी से प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई थी। तो यही सब कुछ कारण थे जिनके वजह से प्लासी जैसा युद्ध हुआ था। आगे है यहाँ कठपुतली। यह एक खिलौना होता है जिसे आप धागों के सहारे अपने हिसाब से नचाते हैं। जो व्यक्ति किसी प्रकार के इशारे पर चलता है, उसे भी मजाक उड़ाने के लिए कठपुतली कहा जाता है। तो कहने का आशय है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के आए थे व्यापारी यहाँ, वो चाहते थे कि यहाँ के जो नवाब हैं वो कठपुतली के समान कार्य करें। ठीक है, आगे है प्लासी का युद्ध। तो सर अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भी आई कर लीजिएगा, चाहे आप क्लास में के लिए तैयारी कर रहे हो या किसी भावी एग्जाम के लिए, सब के लिए इंपॉर्टेंट है। 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बने। कब? 1756 के बाद। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था।
सिराजुद्दौला की वजह से कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी। मतलब सिराजुद्दौला को जब नवाब बन गए तो कंपनी को इससे भय था। सिराजुद्दौला चाहता था कि कोई कंपनी ऐसा, कोई भी कंपनी चाहता है कि ऐसा नवाब हो जो कठपुतली की तरह रहे, जैसा चाहे वैसा उसका उपयोग करे, जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं दे, तो आसानी से देने की, कोई किसी प्रकार की सुविधाएं देने में आनाकानी न करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी चाहता था कि सिराजुद्दौला को हटा के उसके जगह पे किसी ऐसे आदमी का नवाब बनाया जाए जो कठपुतली की तरह उसका हुक्म का पालन करे। जवाब है ना, तो कंपनी को कामयाबी, अब देखिए नवाब को हटाना इतना आसान तो नहीं था, लेकिन उन्होंने कोशिश किया और हटा दिया, है ना। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उसके राज्य से के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे। सिराजुद्दौला ने कंपनी को आश्वासन दिया या धमकी दिया, समझ लीजिए, कि राज्य के किसी भी, है ना, राजनीतिक में वो टांग ना अड़ाए, किलेबंदी रोके और बकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार, डेटा जगह याद रखिएगा, कासिम बाजार के स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला कर दिया। नवाब की फौज ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेजी जहाज को घेरे में ले लिया, है ना। मतलब कासिम बाजार पे कब्जा कर लिया गया, पूरी तरह से ताला जड़ दिया गया, अफसरों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके हथियारों को भी छीन लिया गया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जा के लिए उधर का रुख किया कि उनका किले पर भी कब्जा कर लिया जाए। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। मतलब मद्रास में जितने भी सेना थे वो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में उन्हें बंगाल के लिए रवाना कर दिया गया था। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे ये हमने शॉर्ट्स में करवाया था, ध्यान रखिएगा, अगर आप पढ़े होंगे देखे होंगे तो जानते होंगे कि पलासी का नाम पलासी क्यों पड़ा था, है ना। तो दरअसल असली नाम पलासी था, पल मकलार तालीम समय बड़ी की मात्रा, जिसे अंग्रेजों ने बिगाड़ कर पलासी कर दिया था। ठीक है, इस जगह को पलासी, यहाँ पाए जाने वाले पलास के फूल, जो झारखंड का राजकीय फूल है, के कारण कहा जाता था। पलास की खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता है, जिसे हम होली में इस्तेमाल भी करते हैं, इसलिए पलासी का नाम पलासी ही पड़ा था। आइए आगे देखते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव अपने सेनाओं के साथ बंगाल की ओर रवाना हो गए थे। आगे है कि इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने पलासी का मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था। 1757 याद रखिएगा। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उनके सेनापति, याद रखिएगा, सेनापतियों में से एक सेनापति मिर्जाफर, है ना, जो अंग्रेज से मिल गए थे, यही वो घुसपैठिया थे। ठीक है, से क्या हुआ, करजुगारियां भी थी। मिर्जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपना साथ मिला लिया कि सिराजुद्दौला को हटाकर मिर्जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। देखिए, कोई भी युद्ध हो, जब तक आपसी सेना या आपसी घर नहीं फूटता है तब तक बाहरी लोग उस पर कब्जा नहीं कर सकते हैं। उसके बाद संपन्नता का आश्वासन। इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षाओं को
संदेह और विश्वास से देखते थे। प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के मुख्य विदेश मंत्री विलियम पिट को 7 जनवरी 1759 को कलकत्ता से यह चिट्ठी भेजी थी। यह एक चिट्ठी है, आश्वासन चिट्ठी, ध्यान रखिएगा। आगे है कि प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। यह पहला अंग्रेजों का भारत में जीत था। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। किसे? मीर जाफर को। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़े या लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी। मतलब अगर कुछ टैक्स भर के अगर शासन किया जा सकता था तो युद्ध करके वहां के नवाब को बदलने की क्या जरूरत था। जल्द ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि मीर जाफर भी आनाकानी करने लगा था। वे भी समय समय पे कंपनी को टैक्स देना नहीं चाहता था। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पे नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नजर में सम्मान और संप्रभुता को दिखावा करना पड़ता था। तो फिर कंपनी क्या करती? जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया, आखिर देखिए सिराजुद्दौला गया, मीर जाफर आया, इन्होंने भी विरोध करना चालू किया, तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को, अबर किसे? मीर कासिम को नवाब बना दिया। और जब मीर कासिम परेशान करने लगा, ये भी मीर कासिम भी उनकी कठपुतली में नहीं रहने लगा, तो बक्सर की लड़ाई में 1764 में भी उसे हारना पड़ा था। तो इसे मीर कासिम को बक्सर की लड़ाई में हराया गया, उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और फिर उसे मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपया चुकाने थे। मतलब अब जो है वो मीर जाफर को अंग्रेज को 5 लाख रुपया, है ना, हर महीने टैक्स के रूप में देना पड़ता था। 5 लाख उस समय का बहुत बड़ा रकम था। कंपनी अपने सैनिक खर्च से निपटने, व्यापारिक जरूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज्यादा इलाके तथा और ज्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु, ध्यान रखिएगा, 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभव को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। जब देखा गया जितने भी भारतीय नवाब बने उन सब ने कहीं ना कहीं अंग्रेजों के साथ विद्रोह किया, तो अब 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने खुद ऐलान कर दिया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया, क्योंकि उस समय तक मुगल जो था वो अंग्रेजों का कठपुतली बन चुका था। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई कि अब उसे कोई रोकने टोकने वाला बंगाल में नहीं था। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसके भारत से ज्यादातर चीजें ब्रिटेन लाए जाते थे। यहाँ से भारत में ज्यादातर चीजें ब्रिटेन से लाए जाते थे, जैसे सोने और चांदी के बदले खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह से ये थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज नहीं थी। मतलब अगर यहाँ से वस्तुएं ले जाती थी तो बदले में उन्हें कुछ चुकाना पड़ता था, और उनके पास उतना था नहीं। तो अब जब नवाब खुद अपने अंडर आ गया
तो अब उन्हें देना नहीं पड़ता था, जो मन चाहे जैसे मन चाहे आस्ती वस्तुओं को वो ले जा सकते थे। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी, क्योंकि अब उसे देना नहीं पड़ता था, तो क्यों लाएगा सोना। और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत ही नहीं रही। अब भारत से होने वाले आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती रेशमी कपड़े खरीद सकती थी, अपनी फौज को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किले और दफ्तरों का निर्माण की लागत उठा सकती थी। मतलब सारा खर्चा हम ही से लेके हम ही पे थोपना है। ठीक है। आगे है कि कंपनी के अफसरों, नवाब और नवाब बन बैठे। जो कंपनी के अफसर थे वो सारे नवाब बन बैठे थे, है ना। आइए देखते हैं आगे, नवाब बनाने का क्या मतलब है, या नवाब बनने का क्या मतलब है। इसका एक मतलब तो यह था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके कुछ और फायदे थे। कंपनी हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने का ख्वाब देखने लगे थे। वह चाहते, अब देखिए कंपनी का हर कर्मचारी चाहता था कि हम नवाब की तरह जिए, हर शानो शौकत से रहे। पलासी के युद्ध के बाद बंगाल में के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को नीचे तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दे। अब देखिए, है ना, जितने भी छोटे छोटे और नवाब थे उन्हें जबरन क्या बोला गया कि कंपनी को ना, अफसरों को ना तोहफे में जमीन दो, बहुत सारा पैसा दो, ताकि कंपनी मौज कर सके, उसके अफसर मौज कर सके। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। तो ये है विदेशी शासन, है ना। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास आया तो उसकी उम्र 18 साल थी, और 1767 में जब वह दोबारा गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुए तो यहाँ उसकी दौलत उस समय इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 4 लाख 1,102 पौंड के बराबर थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यालय में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया, कि अब आपस में ही भ्रष्टाचार फैल गया था। लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में खुद भ्रष्टाचार के आरोप में अपनी सफाई देनी पड़ी। मतलब रॉबर्ट क्लाइव खुद फंस गया था। सरकार को उसकी अकुत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोपी से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर लिया था। रॉबर्ट क्लाइव ने, ध्यान रखिएगा, कि आत्महत्या कर लिया था। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दलील इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियां और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। देखिए, जैसे कर्म करिएगा वैसा ही फल मिलेगा। रॉबर्ट क्लाइव ने बेहिसाब संपत्ति अर्जन किया, लास्ट में आत्महत्या करना पड़ गया। और जो जो अफसर यहाँ आए, बेहिसाब दौलत कमाए, है ना, वो कहीं ना कहीं कम उम्र में ही मौत का शिकार बन गए। इसके अलावा उन सभी भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवार से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वो भारत में ठीक ठाक पैसा कमाए और ब्रिटेन लौटकर आराम की जिंदगी बसर करें। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्होंने वहां आलीशान जीवन जिया। उन्हें वहां के लोग नवाब कहते थे। ब्रिटेन, यह भारतीय शब्द नवाब का ही एक अंग्रेजी संस्करण बन गया था। उन्हें लोग अक्सर नए जमीने सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के ऊपर रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में भी उनका मजाक उड़ाया जाता था, है ना, ध्यान रखिएगा। तो आगे हम लोग इसका
अगले क्लास में देखेंगे, है ना। अभी यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोग को पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कमियां हैं तो कमेंट करें ताकि उनमें हम सुधार कर सकें। धन्यवाद।